नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं, तो आप सभी चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी में स और च व्यंजन क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, कंठ्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत्य व्यंजन या ऑप्शन डी तालव्य व्यंजन। तो देखिए, स और च वर्ण किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, तालव्य व्यंजन। याद रखिएगा, स और च व्यंजन क्या कहलाते हैं? तालव्य व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन का समूह कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है कि तालव्य व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। तो देखिए, राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, च, छ, ज, झ, ये सभी व्यंजन कहलाते हैं तालव्य व्यंजन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्र वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा कि त्र जो वर्ण है वो संयुक्त व्यंजन है, और यह संयुक्त व्यंजन किन दो वर्णों के संयोग से मिलकर बनता है? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, त प्लस र के संयोग से बनता है त्र, और ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो याद कर लीजिए, घ व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए दंत्य, मूर्धन्य, कंठ या तालव्य। तो देखिए, घ व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घ वर्ण कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है, तो आपको बताना है कि कौन से वर्ण अल्प प्राण वर्ण है। ऑप्शंस दिए गए हैं, क, ख, च, छ या ट, ड, प, फ। तो देखिए, अल्प प्राण ध्वनि आपको बताना है, तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। तो इसके अनुसार राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ट वर्ग का ट पहला वर्ण है और ड तीसरा, तो इसके अनुसार ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए मूल स्वर, बी घोष वर्ण, सी संयुक्त वर्ण या ऑप्शन डी तालव्य व्यंजन। तो देखिए, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, किस व्यंजन के अंतर्गत आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त वर्ण। याद रखिएगा, या संयुक्त व्यंजन। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन। तो देखिए, छ जो ध्वनि है वह दो वर्णों से मिलकर बनती है, क प्लस स से मिलकर बनता है छ। याद रखिए, और इस वजह से यह आता है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत वर्ण है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ट, च, द या प। तो देखिए, आपको बताना है कि कौन सा वर्ण है जो दंत वर्ण है। तो देखिए, अगर ट मूर्धन्य वर्ण है, याद रखिएगा मूर्धन्य व्यंजन है, च तालव्य व्यंजन है और प ओष्ठ व्यंजन है, तो द यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह एक दंत्य वर्ण है। याद रखिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और बाकी मैंने आपको बताया है, ट, च और प। ट क्या है? मूर्धन्य व्यंजन, च क्या है? तालव्य व्यंजन और प क्या है? ओष्ठ व्यंजन, और द क्या है? दंत व्यंजन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण स्पर्शी व्यंजन नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, क, च, ट, य। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, क, च, ट ये स्पर्शी व्यंजन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह स्पर्शी व्यंजन नहीं है। यह आता है अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत। याद रखिएगा, इसके साथ साथ र भी आता है और ल
कॉमा व, ये 4 वर्ण हैं जो अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वह कहलाते हैं मूल स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर या अयोगवह। तो देखिए, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे वह स्वर कहलाते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्लुत स्वर। याद रखिएगा, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे जिनके उच्चारण में वह कहलाते हैं प्लुत स्वर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं? ऑप्शन ए स्वर, बी व्यंजन, सी वर्ण या डी अक्षर। तो राइट आंसर क्या होगा कि कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिए, ऑप्शन ए स्वर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं रंग, जाति, अक्षर या ये सभी। तो देखिए, वर्ण शब्द का अर्थ रंग भी होता है और जाति भी होता है और अक्षर भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी। याद रखिए, वर्ण का अर्थ आपको पता है रंग, जाति और अक्षर तीनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पहले तो आप इस प्रश्न को सही कर लीजिए। यहाँ पर प्रश्न होगा कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको बताना है कि ये 4 विकल्प में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्रोध, छाया, बुढ़ापा या चयन। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन बी, छाया। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए कौन, कुछ, कोई या वह। निश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वह। वह निश्चयवाचक सर्वनाम है और बाकी अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगीठी शब्द का तत्सम क्या होगा? ऑप्शन ए अग्नि का, बी अनिष्ट का, सी अग्निष्ठ का या ऑप्शन डी अग्निष्ठ की। तो देखिए, अंगीठी शब्द का तत्सम जो परीक्षा में पूछा जाता है, अंगीठी शब्द का तत्सम क्या होगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अग्निष्ठ का। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, आंसर ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे को वर्णमाला में स्थान दिया गया है स्वर में, व्यंजन में, संयुक्त व्यंजन में या द्विगुण व्यंजन में। तो देखिए, र को वर्णमाला में स्थान दिया गया है स्वर के अंतर्गत। ऑप्शन पहला ही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, 3, 4 या 7। तो देखिए, जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के भेद होते हैं 3। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3। और कौन कौन से होते हैं? अग्र, मध्य और पश्च। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरत किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, बी पुर्तगाली, सी तुर्की या ऑप्शन डी अरबी। तो देखिए, औरत किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह अरबी भाषा का शब्द है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु या ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो देखिए, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है परीक्षा में कि चौराहा शब्द में समास बताइए। तो राइट आंसर याद रखिए ऑप्शन सी, चौराहा शब्द में द्विगु समास होता है। ठीक है, क्लियर है? याद कर लीजिए, चौराहा शब्द में समास है द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोगवाहक कहा जाता है? ऑप्शन ए विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या ऑप्शन डी अल्प प्राण को। तो देखिए, अयोगवाहक कहा जाता है, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, विसर्ग को। पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है कि अयोगवाहक किसे कहा जाता है? विसर्ग को। और ये तीनों ही गलत हैं, बी सी डी ये तीनों ही गलत है, पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए सिंधु, बी जलाशय, सी चंद्रमा या डी बादल।
सुधाकर जो शब्द है वह पर्यायवाची होता है ऑप्शन सी चंद्रमा का। याद रखिएगा, सुधाकर किसका पर्यायवाची होता है? चंद्रमा का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षर शब्द का विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए अशिक्षित, बी अनपढ़, सी निरक्षर या ऑप्शन डी सुरक्षर। तो देखिए साक्षर शब्द का विलोम क्या होता है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा निरक्षर। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए रीति कौमा ईश्वर, बी अंधा कौमा एक कवि या कामदेव कौमा मेढक या अमर कौमा शिव। तो देखिए विधि का अनेकार्थ शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीति कौमा ईश्वर। याद रखिए विधि का अनेकार्थक शब्द होता है रीति कौमा ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ होगा ऑप्शन ए चारों तरफ जल होना, ऑप्शन बी दोनों ओर रास्ता बंद होना, ये और है यहाँ पर और कर लीजिएगा, दोनों ओर रास्ता बंद होना, ऑप्शन सी दोनों ओर मुसीबत होना या ऑप्शन डी एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई होना। तो आगे कुआं पीछे खाई इस मुहावरे का सही अर्थ होता है ऑप्शन सी दोनों ओर मुसीबत। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है ऑप्शन ए ल, प, र, य। तो अर्ध स्वर आपको बताना है कि अर्ध स्वर कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यह। अर्ध स्वर कहलाता है यह, और यह टीजीटी हिंदी 2013 की परीक्षा में आपसे पूछा गया था परीक्षा में कि निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, दीर्घ स्वर, ऑप्शन बी मूल स्वर, यहाँ पर मूल होगा या मूल स्वर, ऑप्शन सी प्लुत स्वर या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए स्वर जो होता है उसके अंतर्गत ये तीनों ही आते हैं, आपको पता होना चाहिए। दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और मूल स्वर, ये तीनों ही होते हैं। तो इसके अनुसार राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था आपसे यूपी पीजीटी हिंदी 2004 की परीक्षा में। ठीक है, तो याद रखिए स्वर ध्वनि के प्रकार है, दीर्घ स्वर भी होता है, प्लुत स्वर भी होता है, मूल स्वर भी होता है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो यह था वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो आप सभी चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।